हर इंसान के बहुत से सपने होते हैं, पर हर इंसान का एक बेसिक सपना होता है कि उसका खुद का घर हो। अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो घर लेना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसी तरीके से घर लेने का जो सपना होता है बहुत से लोगों का सपना ही रह जाता है। और स्पेशली वो लोग जो अपने गांव से या शहरों से किसी दूसरी मेट्रो सिटीज़ में हैं, वहां पे तो घर लेना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो प्राइसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक स्कीम लॉन्च करी गई थी, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। So hello everyone, this is ऋषभ सिंह and I welcome you all on Study IQ's Pieces platform। और हम गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज में आज डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में, या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। देखिए, अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो इससे आपका सवाल प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। समस्याएं ये हैं कि बहुत सी स्कीम्स लॉन्च होती हैं, तो कितनी स्कीम्स को पढ़ा जाए, किस तरीके से स्कीम को समझा जाए। तो स्कीम्स को कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो भी स्कीम करंट अफेयर्स में आ रही हैं उनको तो जरूर से जरूर करना है। ऐसा नहीं कि जो करंट की स्कीम्स है सिर्फ उन्हीं से सवाल बनते हैं, पर काफी हद तक जो क्वेश्चंस रहते हैं वो जो करंट बेस्ड स्कीम्स रहती हैं, यानी कि जो स्कीम्स चर्चा में चल रही हैं या पार्लियामेंट में उसके जिक्र हुआ, कहीं भी जिक्र हुआ उस पर्टिकुलर स्कीम का, उनसे सवाल बनते ही बनते हैं। तो इस वजह से अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो इसका जो टारगेट ईयर था 2022 तक का, जिसमें इस स्कीम का एक मोटो था कि हाउसिंग फॉर ऑल, ये अभी डिलेड हो गया, इसे एक्सटेंड भी कर दिया गया है दिसंबर 2024 तक। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, फैक्ट्स की चीजें भी समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट स्कीम से आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों से सवाल बनते हैं। तो एनालिटिकल पार्ट भी समझेंगे जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और साथ ही साथ जो फैक्ट्स की चीजें हैं जो आपके प्रीलिम्स को कवर करेंगी उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कई बार बताया कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं कोशिश यही रहती है कि फैक्ट्स और उसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दोनों आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को डिकोड करने से पहले एक इंफॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है, चाहे वो हिस्ट्री हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, करंट अफेयर्स हो, स्कीम्स हो, कोई भी डाउट हो, नॉन एकेडमिक्स भी हो, तो भी आप यहाँ पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि स्टडी IQ पीसेस ने अपने लाइव फाउंडेशन बैचेस को लॉन्च कर दिया है, और अगर आपने इन बैचेस में एडमिशन नहीं लिया है तो टाइम बहुत कम है, क्योंकि इन सब बैचेस में एडमिशन 24 अगस्त को खत्म हो जाएंगे या क्लोज हो जाएंगे। तो अगर आप मेरा कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। गलती से ओरिजिनल प्राइस मत पे करिएगा। अगर आपको एनरोल होना है तो इस कोड के साथ ही होएगा, तो आपको डिस्काउंट भी ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। तो सवाल पहले यह है कि क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, कब लॉन्च किया गया, क्या इसकी चीजें हैं। तो अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो इसने नारा दिया था, मोटो दिया था कि 2022 तक सभी को घर प्रोवाइड किया जाएगा। अब सभी को घर प्रोवाइड किया जाएगा, पर कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, क्या मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ये है कि जो होम लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे ना, वो अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड किए जाएंगे। वो कौन से रेट पे प्रोवाइड किए जाएंगे, वो अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट पे आपकी सब्सिडीज भी प्रोवाइड किए जाएंगी, और जो EMIs आपको देनी रहती है जब आप लोन लेते हो, जब आपने लोन लिया उसके बाद आपको EMIs चुकानी रहती है। तो अगर EMIs पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग होम लोन्स की तरफ नहीं ज्यादा बढ़ेंगे। तो इस स्कीम का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि इसमें जो आपको होम लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एक तो वो अफोर्डेबल प्राइस पर रहेंगे, ठीक है। अफोर्डेबल मतलब जो आपकी बजट के अंदर चीजें मिल रही हैं वो हो गया, और साथ ही साथ जब आपको उस होम लोन पे इंटरेस्ट रेट चुकाना रहेगा, जब आपको इंटरेस्ट देना होगा या EMIs के फॉर्म में जब आप पैसा वापस करोगे बैंक को, तो उस इंटरेस्ट रेट पे भी आपको इंसेंटिव्स या सब्सिडीज प्रोवाइड किया जाएगा। इंसेंटिव्स और सब्सिडीज प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का ऑब्जेक्टिव यह है कि लोगों को, जितने भी लोग हैं, जो भी बेनिफिशियरीज हैं, जितने भी बेनिफिशियरीज हैं इस स्कीम में, सभी को घर प्रोवाइड किया जाए। और वो कैसे होगा, जब लोन्स जो होंगे, जो होम लोन्स होंगे, वो अफोर्डेबल टाइम पे मिलेंगे, अफोर्डेबल तरीके से मिलेंगे, और जो इंटरेस्ट रेट होगा उन पे सब्सिडीज या इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि EMIs चुकाने में ही ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा जो चीज है, वो जो कोई पर्सन लोन ले रहा है तो उसके पूरा पैसा EMI चुकाने में ही ना चला जाए। इस वजह से सब्सिडीज प्रोवाइड कराई जाएगी उन सभी लोगों को जो इस स्कीम के बेनिफिशियरीज हैं। तो अब बेनिफिशियरीज का नाम लिए तो बेनिफिशियरीज भी देखते हैं, क्योंकि
ओवर द टाइम्स प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले क्वेश्चंस आते थे कि स्कीम किस साल लॉन्च हुई, ठीक है, किस साल लॉन्च हुई या किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, बस। अब क्या हो गया है, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा सवाल बन गया है, तो अब एग्जामिनर क्या कर रहे हैं कि स्कीम के अंदर जो बेनिफिशरीज है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। तो इस वजह से कौन सी बेनिफिशरीज रिलेटेड है या टारगेटेड है जो स्कीम से, ये भी आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी स्कीम की एनालिसिस कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता है कि इस स्कीम के बेनिफिशरीज कौन है, किस लोगों को, कौन से जनता को ये स्कीम टारगेट कर रही है, तो आप एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है, अर्बन का ऑब्जेक्टिव ये है कि सभी को घर प्रोवाइड किया जाए। कैसे होगा, अफोर्डेबल होम लोन्स प्रोवाइड करके, और जो सब्सिडी, जो ईएमआईज देनी होगी उन्हें, उस पर सब्सिडीज, इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब बेनिफिशरीज कौन कौन से, अगर हम बेनिफिशरीज की बात करें तो 3 तरह से डिवाइडेड है, ठीक है। एक है आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, दूसरे हैं आपके लो इनकम ग्रुप्स, और तीसरा है आपका मिडिल इनकम ग्रुप्स। तो अगर हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो ऐसी फैमिली जिनकी सालाना इनकम 3 लाख है, ठीक है, 3 लाख तक है, ठीक है, 3 लाख तक है, वो पहले बेनिफिशियरी रहेंगे। दूसरे, अगर हम लो इनकम ग्रुप की बात करें, ऐसे लोग या ऐसी फैमिली जो आपका 6 लाख तक है, ठीक है। और फिर अगर हम मिडिल इनकम ग्रुप्स की बात करें तो जो 18 लाख तक है, उनको इस स्कीम की बेनिफिशरीज बनाया गया है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, लोअर इनकम ग्रुप, और फिर आपका मिडिल इनकम ग्रुप्स, जो मैक्सिमम सैलरी है वो तीनों चीज ब्रैकेट रही है। ये अमाउंट भी याद रखिएगा, क्योंकि स्टेट अवे आपसे ये अमाउंट भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तीनों बेनिफिशरीज की अमाउंट भी पूछा जाता है। अब इसमें एक टर्म आपको दिख रहा है फैमिली। फैमिली का क्या मतलब है, फैमिली तो बहुत सी होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिलीज होती है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहे वो भी फैमिली होती है। तो कौन सी फैमिली, ये भी पूछा जा सकता है कि फैमिली का मतलब क्या है। पर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में फैमिली क्या है, तो फैमिली की बात करें, फादर, मदर और अनमैरिड बच्चे, ठीक है, मतलब फादर हो गए, मदर हो गई, और उनके जो बच्चे हैं वो अनमैरिड हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, इनको फैमिली की डिफिनेशन बनाई जाएगी। अनमैरिड डॉटर और सन्स, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली बेनिफिशरीज की। इसमें एक और इंपॉर्टेंट है इस पहलू में, वुमेन एम्पावरमेंट को। ये स्कीम जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट को राइज करने में या उसको बढ़ाने में मदद करती है। आप पूछेंगे कैसे, देखिए भारत क्या है, भारत एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है। हालांकि समय के साथ चीजें चेंजेस हो रही हैं, पर अभी भी बहुत चीजें डेवलप करना बाकी है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, आप किस तरीके से इसको झुटलाएंगे, तो आप सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं। आप इंडिया में जो भी टॉप 500 कंपनीज हैं या टॉप 200 कंपनीज हैं, आप उनको सर्च करिए और उनके सीईओज को लिस्ट करिए, उनके सीईओज को सर्च करिए। बहुत मुश्किल ही आपको जो टॉप 500 कंपनीज हैं, आपको उसमें फीमेल सीईओज मिलेंगी, शायद नंबर 20-25 या मैक्सिमम 50 कंपनीज ही हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि चीजें चेंज नहीं हो रही, पर अभी भी बहुत चीजें चेंज करना बाकी है। इसी में एक चीज होती है कि जब भारत में क्या होता है कि जब घर, फ्लैट या जमीन लिया जाता है, तो जो वो जमीन के कागजात होते हैं वो मोस्टली जो घर के बड़े बुजुर्ग या जो मेल मेंबर होते हैं ना, उन्हीं के नाम पे किए जाते हैं, या तो फादर हो गए या ग्रैंड फादर हो गए, ठीक है, उनके नाम पर ही किया जाता है। पर यह स्कीम किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रही है कि जो घर के कागजात बनेंगे, यानी कि जो डॉक्यूमेंट में नाम होगा कि ओनर कौन है, किसके घर पे, किसके नाम पे घर अलॉट किया जा रहा है, उसमें फीमेल मेंबर को प्रोविजन दिया जाएगा या फीमेल मेंबर को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इस वजह से ये जो स्कीम है ना, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक परफेक्ट एग्जांपल है। इसको आप कोट भी कर सकते हो, एसेज में इस तरह के बहुत सी चीजें आती हैं, आप इन तरह की चीजें जो है ना ऐड ऑन कर सकते हो कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या क्या इनिशिएटिव सरकार कर रही है जिससे वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बढ़ावा बढ़े, तो उसमें आप ये स्कीम का एग्जांपल दे सकते हो कि एक ये परफेक्ट स्कीम है जहां पर जो फीमेल मेंबर्स हैं घर की, ठीक है, जो फीमेल मेंबर्स हैं घर की, उनको जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि जो घर जो फ्लैट मिलेगा उसमें जो फीमेल मेंबर है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही साथ अगर जो कोई सिंगल वुमेन है या कोई विडोज है, उनको तो ओवरराइडिंग प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही साथ ओवरराइडिंग प्रेफरेंस ऐसे फीमेल्स को दी जाएंगी जो आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, पीडब्ल्यूडीज या ट्रांसजेंडर से बिलोंग कर रहे हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ कोई इसमें जेंडर वो जो होती है ना बायस, वो चीज भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इस वजह से ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बड़ी एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि जितनी
किसी भी देश की जब महिलाएं एम्पावर्ड हो जाएंगी तो वो देश भी फिर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करते करते, अभी जैसे हम डेवलपिंग स्टेज पर हैं और जैसे इस साल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बोला है कि 2047 तक भारत डेवलप कंट्री बन जाएगा, तो उस डेवलप्ड कंट्री में वुमेन का रोल, ठीक है, वर्क फोर्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट इसी तरीके से बढ़ावा देता जाएगा तो इंडिया फिर डेवलपिंग से डेवलप की तरफ बड़ी आसानी से बढ़ सकता है। तो इसी वजह से ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है इस स्कीम का। अभी तो हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, पर इस स्कीम में जैसे मैंने आपको बताया कि 2022 का टारगेट था कि 2022 तक सभी को घर प्रोवाइड कर देना, हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। पर ये क्या पूरा हुआ? नहीं, ये टारगेट नहीं पूरा हुआ। इसी वजह से इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया। ये भी आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल दिसंबर 2024, टिल दिसंबर 2024। तो अगर ये टारगेट अचीव नहीं हुआ है, ठीक है, जो टारगेट था अगर वो अचीव नहीं हुआ है तो इसके पीछे कुछ रीजंस होंगे, ठीक है, उसके पीछे कुछ रीजंस होंगे। उन रीजंस को समझना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप एनालिसिस करते हो किसी भी चीज में, कोई भी टॉपिक आपसे अगर पूछ रहा है मेंस में, कहीं पे भी, ऐसे में कोई भी आप प्रॉपर एनालिसिस करते हो तो सिर्फ आप एक तरफा बातें मत किया करिए, ठीक है। आंसर को जितना आप ज्यादा बैलेंस करेंगे, जो अच्छी चीज है वही बताइए। जो ऑब्जेक्टिव था, बेनिफिशियरीज था, किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रही है, वो हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि चैलेंजेस क्या है, किस वजह से जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम बात करें कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है, इसमें जो कंप्लीशन रेट है वो सिर्फ 50% है। कितना है? सिर्फ 50%। यानी कि अगर किसी एरिया में टारगेट है 100 लोगों को घर देने का, या 100 लोगों के लिए घर बनाना है किसी टारगेटेड एरिया में, किसी टारगेट एरिया में, तो यहां पे कितने घर बन रहे हैं? सिर्फ 50 घर बन रहे हैं। टारगेट 100 का है, ठीक है, 100 लोगों के लिए घर बनाना है, पर कंप्लीशन रेट कितना है? कंप्लीशन रेट सिर्फ 50 है, सिर्फ 50% है। तो जितना स्लो कंप्लीशन रेट होगा, जितना स्लो कंप्लीशन रेट होगा, जितना स्लो कंप्लीशन रेट होगा, उतना ही स्लो आपका जो टारगेट है वो फिर बढ़ता चला जाएगा, टारगेट जो है वो एक्सटेंड होता चला जाएगा। अब कंप्लीशन रेट कितना स्लो है, इस आप नंबर से समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें टोटल हाउसेस जो है वो सैंक्शन थे 1.19 करोड़ हाउसेस, यानी कि इस स्कीम में इतने घर बनने थे, पर अभी तक कितने घर बने हैं? 76.25 लाख, यानी कि आपका 2/3 घर ही बने हैं, 2/3 होम्स ही कंप्लीट हुए हैं या सैंक्शन किए गए हैं। तो यानी कि अभी बहुत सा ऐसा नंबर है घर का जो बनाना बाकी है। तो ऐसा क्यों? रीजन क्या है इस चीज का? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो भाई कोविड-19। देखिए कोविड-19 आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ रहा ना, तो हर चीज के डिले में कोविड-19 तो एक फिक्स आंसर है, क्योंकि कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जो हर सेक्टर को इंपैक्ट करी। कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जो इस महामारी से बचा हो। तो इस वजह से पहला इंपॉर्टेंट रीजन है कोविड-19। ऑब्वियस सी बात है, जब कोविड-19 लगा था तो लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, जब लॉकडाउन लगा था तो सब लोग घर पे थे। वर्कर्स आपने देखे थे कि किस तरीके से लोग पैदल ही अपने घर की तरफ निकल चुके थे, ठीक है। अब जब वर्कर्स नहीं है, सब कुछ ठप था, तो प्रोडक्शन बंद था, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, और जब कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो ये है कि कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने से क्या हुआ कि वर्क फोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेबर्स नहीं थे, वर्कर्स नहीं थे, जिस वजह से जो टारगेट प्लान था वो नहीं हो पाया, क्योंकि जो प्रोसेस है वो डिले हो गया। अब कोविड-19 पे हमारा कंट्रोल नहीं था, ठीक है। कोविड-19 तो एक नेचुरल था कि वो डिजाइन था, मैन इंड्यूस था, कंट्री इंड्यूस था, वो तो हम उस डिबेट में नहीं पढ़ रहे हैं, पर ये हमारे हाथ में नहीं था। कोविड-19 हमारे हाथ में नहीं था। पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो चीजें की जा सकती थी पर वो नहीं हो पाई, जैसे कि है पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट्स। देखिए क्या होता है कि सेंट्रल से कोई स्कीम लॉन्च तो कर दी गई,
कोई स्कीम का बहुत अच्छा टारगेट है कि सबको घर प्रोवाइड करना है, पर उस टारगेट को अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं प्रॉपरली किया जा रहा तो टारगेट अचीव नहीं होगा। आपने टाइम टेबल बना लिया बड़ा स्ट्रॉन्ग सा, आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग सा टाइम टेबल बना दिया कि मैं इतने घंटे पढ़ने वाला हूं, मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, पर अगर आप वो 12 घंटे में सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं और बाकी 10 घंटे फोन चला रहे हैं या सो रहे हैं, तो फिर आप कितना भी टाइम टेबल बना लें, आप अपने टारगेट को या अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसी तरीके से स्कीम्स तो बन गई, स्कीम्स तो लॉन्च कर दी गई, अब उस लॉन्चिंग के बाद स्कीम को लॉन्च तो कर दिया गया, पर क्या होता है कई बार जो इंप्लीमेंटेशन होती है इस स्कीम की, देखिए साइकिल क्या रहती है, ये स्कीम है आपकी, ठीक है, ये स्कीम है आपकी, स्कीम को लॉन्च कर दिया, ठीक है, स्कीम को लॉन्च कर दिया, पर लॉन्च के बाद जो इंप्लीमेंटेशन होता है या जिसे हम एग्जीक्यूशन कहते हैं, अगर ये प्रॉपरली नहीं हो रहा है, ये प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है टारगेट कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा। तो यही पुअर इंप्लीमेंटेशन इस स्कीम में भी देखने को मिला है, क्योंकि अगर हम इस स्कीम की बात करें तो 70%, ठीक है, जो 70% की जो टारगेट या जो बेनिफिशियरीज है वो 6 स्टेट्स ही बनाती है, ठीक है, वो 6 स्टेट से ही बनती है। वो कौन कौन सी 6 स्टेट्स हैं? वो 6 स्टेट्स हैं आपकी वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। पर इन 6 स्टेट्स में सिर्फ 2 ही ऐसे स्टेट्स हैं जिनका जो कंप्लीशन रेट है वो नेशनल एवरेज या उससे ऊपर है। वो कौन से 2 स्टेट्स हैं? वो है आपके वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। अब इसमें भी कुछ इश्यूज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से प्रोसेस स्लो हो जाता है। और कई बार ये देखने को मिलता है कि सेंटर स्टेट्स के रिलेशंस में कहीं ना कहीं कुछ टसल चलती है। अगर जो केंद्र में सरकार है और वही राज्य में सरकार है तो वहां पे स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ स्कीम्स हो जाते हैं। पर यह देखा गया है कि जहां पर सेंट्रल में गवर्नमेंट डिफरेंट है और स्टेट में डिफरेंट गवर्नमेंट है, तो वहां पर जो सेंट्रल की स्कीम होती है उनको इंप्लीमेंटेशन करने में कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। सबसे बड़ा इश्यूज ये आता है कि स्टेट्स ये कहते हैं कि हम स्कीम आपकी इंप्लीमेंट कर देंगे, पर जो फंड्स हैं वो आप हमें प्रोवाइड करिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि कई बार सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही रोल इंपॉर्टेंट रहता है। तो जैसे कोई स्कीम है जिसका 60% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 40% स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना रहता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, क्योंकि जो अभी जीएसटी के इश्यूज हैं, जो कॉम्पनसेशन है, अभी वही चीज नहीं आई है, स्टेट्स का ये कहना रहता है। उसके बाद आप और एक्स्ट्रा स्कीम्स पे या तो फिर आप हमें फंड्स दो तब हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो इस वजह से प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो नहीं पाता। इसके कई सारे रीजन हैं। एक तो पेपर वर्क बहुत ज्यादा हो जाता है, दूसरा चीज ये है कि जो सेंटर स्टेट का ये टसल वाला चीज रहती है उस वजह से भी नहीं हो पाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रहता है कि फंड्स प्रॉपरली नहीं रहते स्टेट्स के पास, क्योंकि स्टेट्स के पास फंड्स का क्रंच रहता है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा 100% दे रही है तो इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में उतनी इश्यूज ना आए। पर जहां पर 60-40 या 50-50 का रेशियो रहता है, वहां पर स्टेट का ये कहना रहता है, कुछ स्टेट्स का, कि हमें अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से खर्चे करने हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं कि हम इस स्कीम में पैसे लगाएं, या तो आप फिर हमें पूरा का पूरा इस स्कीम को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए फंड्स दे दें। तो इस वजह से जो एग्जीक्यूशन होता है लॉन्च के बाद, जो अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो भी कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जो टारगेट है या कोई भी स्कीम का जो टारगेट है वो एक्सटेंड कर जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि टाइटल और डॉक्यूमेंट्स ही क्लियर नहीं रहते। क्या अगर हम बात करें कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब घर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, अब प्रधानमंत्री आवास योजना में घर प्रोवाइड किया जा रहा है तो महिलाओं के नाम पे किया जा रहा है। अब कई बार ये देखा गया है कि बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहते हैं, आधार बहुत से लोगों के नहीं रहते हैं, पैन कार्ड नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर हम गाँव की बात करें या रिमोटेस्ट एरियाज की बात करें, वहां पर इतनी सर्विसेज की सुविधाएं नहीं और अवेयरनेस भी नहीं, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस नहीं। हालांकि इंटरनेट के दौर में अभी अवेयरनेस तो बढ़ती चली जा रही है, पर अगर हम गांवों की बात करें या ऐसे रिमोट एरियाज की बात करें तो वहां पर सर्विस की जो डिलीवरी होती है सर्विसेज की, वो भी क्रंच रहती है। तो इस वजह से क्या होता है कि कई बार बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं। अब घर बन गया है, ठीक है, अब देखिए अब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की वजह से क्या इशू आ रहा है कि भैया घर तैयार है, ठीक है, घर तैयार हो गया है, रेडी है, पर बेनिफिशियरीज जिसको अलॉट करना है उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। भाई अब जो घर बना है तो ये भी तो देखना होगा ना, सुनिश्चित करना होगा कि जिस व्यक्ति को हम घर प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस प्रॉपर स्कीम की बेनिफिशियरी के अंडर आ रहा है। हम डॉक्यूमेंट्स
क्योंकि जब तक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो स्कीम है वो सबको घर मिल गया। तो क्या होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स और टाइटल्स प्रॉपरली क्लियर नहीं रहते हैं किसी किसी केसेस में, तो इस वजह से भी प्रोसेस जो है वो डिले हो जाता है, प्रोसेस जो है वो डिले हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण है जिनकी वजह से जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात है, स्पेसिफिकली अर्बन की बात है, इसको एक्सटेंड कर दिया दिसंबर 2024 तक। पर उम्मीद यही है कि इस स्कीम में जो भी चैलेंजेस या जो भी रीजंस हैं इन पे जल्द से जल्द काम होगा, और जो सपना है कि सभी के पास घर हो, और ये सबका सपना जो है वो सच हो सके। क्योंकि जब बेसिक सपने, रोटी कपड़ा मकान, जब ये सभी के सपने पूरे हो जाएंगे ना, तो उसके बाद फिर जो और सपने बनते हैं ना, फिर लोग उन सपनों को चेस करेंगे, और जितने ज्यादा लोगों के एम्बिशन बढ़ते चले जाएंगे, जब बेसिक सपने पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही लोगों के एम्बिशन बनेंगे। तो अगर भारत में सबके बेसिक नीड्स या बेसिक सपने यानी कि जो रोटी कपड़ा मकान है ये फुलफिल हो जाएगा ना, तो फिर अपने आप जो है वो इंडिया की इकॉनमी ग्रो होती चली जाएगी, और होपफुली इंडिया जो है इस सेंचुरी के एंड में विश्व गुरु जैसा जो सबको उम्मीद है, जितने भी भारतीय हैं, ठीक है, जिनको उम्मीद है कि इस सेंचुरी के एंड में विश्व गुरु बनेगा भारत, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं, 140 करोड़ जो लोग हैं, उनकी बेसिक सपने जो रोटी कपड़ा मकान है, इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो ये था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे पूछ सकते हैं, या अपने डाउट्स कमेंट्स में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, पिन डाउन कर सकते हैं। सेशन को ऑन करने से पहले वही इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि स्टडी IQ लाइफ फाउंडेशन बैचेस के एडमिशन 24 अगस्त को क्लोज हो रहे हैं। अगर आप इन बैचेस में एडमिशन नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, क्योंकि अगर आपका टारगेट ईयर 2024 या 2025 है, ये बिल्कुल सही टाइम है जहां पे आप अपनी प्रिपरेशन को राइट ट्रैक पे ला सकते हैं। ओरिजिनल प्राइस मत पे करिएगा, एडमिशन लेंगे तो इस कोड को लगाइएगा RS लाइफ, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मैथ करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।